नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने 3900 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस वक्त वो बोल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर वाराणसी के विकास को लेकर के जो भी कुछ बातें उन्होंने की है, उसके साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि इनका काम है परिवार का ही विकास, परिवार का साथ। लगातार वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले सीएम योगी का भी संबोधन हुआ था। उन्होंने कहा था कि हमने अपनी आंखों से काशी को बदलते हुए देखा है। 11 वर्षों में हमने काशी की जो तस्वीर है उसे बदलते हुए देखा था। यहाँ पर इससे पहले सकरी गलियां हुआ करती थी, जाम लगता था, लेकिन आज तस्वीर बदली हुई है। यहाँ पर 50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जो भी कुछ योजनाएं दी हैं उसके लिए उन्होंने हृदय से आभार आभार व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे और वहां पहुंच करके वो 3900 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 50वां दौरा है वाराणसी पे, जो इस वक्त वो प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। 10 बजे करीब वहां पहुंचे थे और 2.5 घंटे का पूरा उनका ये कार्यक्रम है। वक्त बिल के बाद भी वो वहां पहुंचे हैं और वो इस वक्त वहां की जनता को संबोधित भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वाराणसी में पहुंच करके पीएम प्रधानमंत्री ना सिर्फ वाराणसी की जनता को संबोधित कर रहे हैं बल्कि पूरे देश और उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी लोकसभा में, लेकिन अब यहाँ पहुंच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं साफ तौर पर कि मैं काशी का हूं और काशी मेरी। तो कहीं ना कहीं काशी वासियों से जो उनका प्रेम है वो उसकी बात भी कर रहे हैं और किस तरीके का लगाव है, किस तरीके से काशी की जनता को धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार वो वहां पर जो काशी की जनता है उससे संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और आयुष्मान कार्ड को लेकर के भी उन्होंने बोला है। 3 बुजुर्गों को उन्होंने आयुष्मान कार्ड भी मंच पर दिया और उसके बाद उन्होंने बोला कि आयुष्मान कार्ड की वजह से तमाम बुजुर्गों को स्वास्थ्य जो परेशानियां होती थी, जिस पैसों की कमी की वजह से लोगों को दिक्कतें होती थी, अब उसे दूर किया गया है और ये जो भाव है उनके चेहरों पर साफ देखा जा सकता है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में है और उनके साथ सीएम योगी है, दोनों डिप्टी सीएम भी हैं, साथ में और भी कैबिनेट जो मंत्री हैं वो वहां पर मंच पर मौजूद है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की वो बताएंगे। जो हमारे साथी स्क्रीन पे सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ गया रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए, अगर रायबरेली की अगर बात करूँ तो रायबरेली की बीते जो है 2 दिन में जो अगर बात करें तो आजकल नाबालिग बच्चों के साथ छेड़छाड़ का मामला ज्यादा है। और अभी 2 दिन पहले महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत अगर बात करें तो एक मामला आया था और उसमें जो है कक्षा 3 की पढ़ने वाली बच्ची के साथ उसके स्कूल का वैन ड्राइवर जो है छेड़छाड़ करता है और धक्कर करने की कोशिश करता है। और ये जब मामला हाईलाइट हुआ मीडिया के पास आया और पुलिस ने आनंद फानस इस बैंक के जो ड्राइवर हैं इनको जो है गिरफ्तार कर जेल भेजा और परिवार वालों की तहरीर है। खैर, दूसरा आज अगर बात करें तो आज थाना मिल एरिया क्षेत्र के अंतर्गत एक मैनूपुर गांव है और मैनूपुर गांव आप जानते नहीं होंगे, जो मैं कल भी आपसे डिस्कस कर रहा था। वहीं पे प्राइमरी स्कूल है और प्राइमरी स्कूल में एक टीचर है जो सरकारी टीचर है, वहां पे उन्होंने 5वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म तो नहीं कर सकते लेकिन आप छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ अश्लीलता कर रहे थे। तो उस अश्लीलता के उसमें जो है जब उसकी माँ ने इनको जो है तहरीर दी। और अगर बात करें सूत्रों की तो सूत्रों का कहना है कि जो ये टीचर है इनके ऊपर पूर्व में भी ऐसे कुछ आरोप लग चुके थे और छेड़छाड़ के मामले होने की वजह से इनके जो कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे पूर्व में जो नाम को कटवा चुके थे और इनकी वजह से टीचर की वजह से। और ऐसा मामला जो है कल जब ये आया तो पुलिस ने तुरंत इससे जो है अपनी सक्रियता दिखाई और डॉक्टर यशवीर सिंह रायबरेली के निर्देशन से खासकर महिला अपराध को लेकर बिल्कुल भी जो है ढिलाई नहीं दिखाई देखी जा सकती और खुद वो हर थाना इंचार्ज से अपडेट लेते रहते हैं कि क्या अपडेट है इस मामले में। और व्यक्तिगत अगर जहाँ पे नाबालिग बच्चों की बात आती है वहाँ पे खुद से वो एक्टिव होते हैं। और आनंद फानंद में आज एडिशनल एसपी का हमारे पास एक बाइट भी आई है। हम चाहेंगे अगर वो बाइट है तो प्लीज एक बार दिखाएं कि जिस तरीके से
सर मिल एरिया का एक मामला आया है, उसमें क्या है? थाना क्षेत्र मिल एरिया के अमामा जो विकास खंड है वहाँ पर मैनूपुर प्राथमिक विद्यालय है, उसमें एक सरकारी टीचर के द्वारा अश्लील प्रदर्शन एक बच्चे 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ किया गया है। इस संबंध में बच्ची के माँ की तहरीर पर जो है मुकदमा अपराध संख्या 133/25, 75 एवं 351 BNS की धारा और 9/10 पॉक्सो एक्ट की धारा के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो स्कूल का टीचर है उसको पुलिस कस्टडी में ले करके पूछताछ की जा रही है और इनके जो कि सरकारी शिक्षक है इनके विभाग को भी विभागीय कार्रवाई हेतु भी आधिकारिक रूप से सूचित किया जा रहा है। सोचने वाली बात ये है अखन कि आजकल की जनरेशन तो नहीं है ये जो व्यक्ति है, लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से ट्रेंडिंग ऑफ द रील, या मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, अपना सोशल मीडिया पैटर्न होता है, लेकिन अगर बात करें तो विकृत मानसिकता के लोग इस तरीके की सोच और इतने छोटे बच्चों के साथ ऐसे कर्म करते मामले हाईलाइट हो रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक राजनीति लेकिन इस बात ये अक्सर बात है, तो इनके ऊपर पुलिस अपनी चाबुक चला रही है और इनसे पूछताछ की जा रही है और जिस तरीके के मामले में BNS के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है, एडिशनल एसपी ने खुद बताया गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया। जिस तरीके से ये मामले है, अभी जैसे मैंने 2 दिन बताया तीसरी क्लास की बच्ची, तीसरी क्लास बच्ची मतलब अगर हम एग्जाम्पल अगर एक एज पकड़े तो कहना उचित नहीं होगा, और आज ये 5वीं क्लास की बच्ची। तो जिस तरीके से विकृत मानसिकताएं हो रही हैं लोगों की, और आप एक गरिमामयी पद पे है, आप एक गुरु शिक्षक ही बना बख्शक, ऐसे फिर टैगलाइन जब चलती है पेपरों में तो फिर लोग ब्लेम करते हैं कि मीडिया कहाँ से कहाँ जोड़ रही है। तो कहीं ना कहीं वो ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही है और ये बहुत अभी एक और 6 साल का मामला कल कल का ही मामला है, थाना हरचंदपुर क्षेत्र के अंतर्गत था, वो भी गिरफ्तार हो। ऐसे मामले ज्यादा निकले और आज की सबसे बड़ी खबर रायबरेली जिले की थाना बिलीरी क्षेत्र के मईनीपुर गांव में जो ये टीचर थे, इनके साथ इनके जो पीड़ित की मां है उन्होंने तहरीर दी, उनके तहरीर पे मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके साथ साथ उनके साथ पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। इंद्रवीर, जैसे टैगलाइन की बात आपने की कि शिक्षक ही बना भक्षक, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की टैगलाइन के लिए आपने इस तरह के कार्य किया है, तभी तो आपके लिए ये इस तरीके की बातें निकल करके सामने आती हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चियां महफूज कहाँ है? नाबालिग बच्ची के साथ इस तरीके से वो शिक्षक जो स्कूल में उसको शिक्षा देने के लिए जा रहा है, अगर उसकी सोच, उसकी मानसिकता इतनी दूषित है, इस तरीके की सोच और मानसिकता है, तो वो बच्चियां जाएंगी कहाँ? महफूज कहाँ रह जाएंगी? किस तरीके के सवाल खड़े होंगे? क्या शिक्षक के ऊपर क्या लोग विश्वास कर पाएंगे? तमाम तरीके की ऐसी खबरें आती हैं और शिक्षक के ऊपर जब इस तरीके के आरोप लगते हैं तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि बच्चे अब जाएंगे कहाँ? अगर लगता कि सहपाठी ने इस तरीके का कार्य किया या तमाम बाहर के लोगों ने किया, लेकिन स्कूल में एक शिक्षा जो देने वाला है, गुरु ही है, वही अब भक्षक बन जा रहा है। और इस तरीके की मानसिकता, इतनी दूषित मानसिकता कि वो बच्चों के ऊपर, एक नाबालिग बच्चे के प्रति इस तरीके की अगर भावना कोई शिक्षक रखता है, तो अपने आप में समाज के अंदर किस तरीके की गंदगी, किस तरीके की मानसिकता, जो दूषित मानसिकता है उसकी समाज में भरी हुई है। क्योंकि ये शिक्षक समाज में शिक्षा फैलाने का काम करते हैं, ज्ञान देने का काम करते हैं, लेकिन अगर बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे और इस तरीके की गंदी सोच उजागर करेंगे, तो उस बच्चे का प्रभाव क्या पड़ेगा जो बच्चे पढ़ने आते हैं। ऐसे टीचरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जांच पड़ताल में अगर चीजें अगर निकल करके आती हैं तो इनको ना सिर्फ सेवा से इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, बल्कि इनके खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि इनको याद रहे और जो तमाम ऐसे लोग हैं जो समाज में हैं, जो गंदी मानसिकता वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी कुछ वैसा जाए। फिलहाल होता क्या है कि आमतौर पर जिस तरीके से इस तरीके के मामले आते हैं उसमें लोग जाते हैं, जेल चले जाते हैं, फिर बाद में किसी न किसी वजह से छूट जाते हैं, लेकिन उनका मनोबल हाई होता है। इनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है इंद्रवीर, क्योंकि इस तरीके के लगातार तमाम मामले सामने आ रहे हैं। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जैसा कि एडिशनल पे संजय सिन्हा ने कहा कि इनके जो विभाग है, जो बीएसए हैं यहाँ पे, उनको भी बीएसए और जो इनका अपना आला अधिकारी होता है शिक्षा विभाग का, और खासकर अगर बात करें तो आला अधिकारी इन द सेंस की आप बात करें तो डीएम, तो अल्टीमेट किया जाएगा और डीएम उससे जो है पैमाने पर जब पहले पुलिस की जांच और उस विवेचना के तहत अगर ये सारी चीजें सत्य पाई जाती है तो पुलिस कहीं ना कहीं महिला अपराध को लेकर के, और जिस तरीके नाबालिग बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं अगर सामने आती हैं तो डेफिनेटली आप जैसा कह रहे हैं कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं, इनको निलंबित करना चाहिए और इनका वेतन होल्ड करना चाहिए। निलंबित के साथ साथ उसके साथ साथ इनको ऐसी कार्रवाई मिले कि आने वाले समय
ऐसी विवेचना हो, ऐसी चार्जशीट दाखिल हो कि शायद यही नहीं, ऐसे विपरीत मानसिकता वाले लोग 10 बार ऐसा करने के पहले 10 बार सोचे कि मैं ये करने जा रहा हूँ और ये गुनाह का फल जो है ये होगा जो फला के साथ हुआ था। तो देखिए, ये तो नहीं कह सकते कि आप सऊदी के या दुबई का आप जो रूल है वो लगा दीजिए, नहीं, लेकिन ऐसी सजा होनी चाहिए, ऐसी कठोर सजा जो हमारे बेनस में, जो हमारे नई अभी बेनस है उनमें है, और जो हमारे संविधान में है, कि सबक मिले कि जल्दी इनको ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों को बेल ना मिले। बिल्कुल इंद्रवीर, और जैसी कि जानकारी आ रही है कि जब देश के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे पहुंचे थे तो वहां पर जो बनारसी के जो पुलिस कमिश्नर हैं, कमिश्नर भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने जो वाराणसी में एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना थी उसकी जानकारी ली और क्या कुछ हुआ उसको लेकर के अपडेट उन्होंने हासिल की, और साथ ही साथ भविष्य में ऐसी किसी घटना को दोबारा ना होने की बात भी और हिदायत भी दी है अधिकारियों को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की तमाम घटनाएं लगातार घटती चली जा रही हैं। अधिकारी और इस तरीके से अगर शिक्षकों के ऊपर आरोप लगेंगे, क्योंकि देखिए कानपुर में भी अवनीश दिखा रहे थे किस तरीके से वहां पे एक एसीपी के ऊपर एक पीएचडी छात्रा के साथ आरोप लगा और उसके बाद बहुत दिनों बाद एक परेशान रही वो छात्रा, उसके बाद उसको सस्पेंड किया गया। तो जिस तरीके से शिक्षक है और पुलिस में जो अधिकारी हैं, अगर उनके ऊपर ही इस तरीके के आरोप लगेंगे, जो रक्षक है अगर वही भक्षक बन जाएंगे, जो शिक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे, तो कैसे बच्चियां महफूज रह पाएंगी? सड़कों पर नहीं महफूज रह पाएंगी, स्कूलों में महफूज नहीं रह पाएंगी, तो रह कहां पाएंगी? सवाल तो ये खड़ा होता है ना। बिल्कुल एक बार बात करिएगा वहां के एसपी से और पूछिएगा कि आखिरकार ऐसे मामलों में सरकार और पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि एक नजीर है, क्योंकि तमाम आम लोग जो दूसरे लोग हैं उसके लिए भी एक मैसेज जाता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इंद्रवीर। जितेंद्र हमारे साथ बस्ती से जुड़े हुए। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज? बिल्कुल अखंड, अगर बस्ती से बड़ी खबर की बात की है तो जो बीजेपी के पूर्व वर्तमान सांसद है, जेसीबी के अध्यक्ष रह चुके जगदम्बिका पाल है, वो वर्तमान समय बस्ती में है। उन्होंने कल बस्ती में पहुंचने के बाद यहाँ पे कार्यक्रम में शिरकत किया, वहां पे भाग लिया। उन्होंने जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहीं ना कहीं तवज्जो राणा को लेकर एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से मुंबई जैसे 26/11 का जो मामला हुआ था, कहीं ना कहीं उनको जो है अमेरिका से जो है उसको भारत लाया गया, यहाँ ला के उससे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल ये भी उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 26/11 में जो हमारे देश के लोग शहीद हुए थे, कहीं न कहीं उन लोगों को अब न्याय मिल सकता है। हो सकता है कि कहीं न कहीं इसके सूत्र जो है वो 26/11 से भी जुड़े हैं। लेकिन उन्होंने ये भी एक बात साफ कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं सफल प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में और उनके रहते हुए जिस तरीके से तवज्जो राणा को भारत लाया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है, कहीं न कहीं ये अपने आप में देश को एक न्याय दिलाने बात है। क्योंकि 16 साल के बाद कहीं न कहीं जो भारत के जो लोग हैं, 26/11 में जो घटना घटी थी, कहीं न कहीं लोगों को न्याय मिलेगा। अखंड ये उस तरीके की इन्होंने ये बात की। कहीं न कहीं एक चीज़ ये भी देखा गया, जिस तरीके से लगातार जो है राणा सांगा को लेके भी बातें चल रही है, उन्होंने भी ये भी कहा है कि अब अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि उनके नेता, उनके विधायक, उनके सांसद, उनके पार्टी के लोग जिस तरीके से लगातार विरोध कर रहे हैं, जो चीज़ें बोल रहे हैं, कहीं न कहीं ये गलत है। एक चीज़ अखंड उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से लगातार बिल को लेके विरोध चलता रहा, कहीं न कहीं वो बिल पूरे तरीके से गलत है। अखंड उन्होंने एक बात ये भी कही कि व्यक्तिगत मेरी उनसे बात भी हुई है, उन्होंने ये भी कहा कि जो बिल था, ये बिल जो है अचानक से के लाया नहीं गया, वो तुरंत पास नहीं किया गया। उसको इससे पहले जो है उसको पहले भी लाया गया था। अगर हम चाहते तो हमारी जो पहले भी हमारे पास पूरी बहुमत थी, केंद्र में भी, राज्य में भी, हर जगह हमारी सीटें थी। हम अगर चाहते तो पहले भी कराते, लेकिन कहीं न कहीं हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका एक कहनामा था कि कहीं न कहीं विपक्ष से भी और लोगों से भी ये समझना चाहिए कि अगर इस बिल के बारे में क्या वो भी चीज़ को समझे, क्या देश में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। लगातार उन्होंने ये भी कहा जिस तरीके से कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिस तरह से लगातार जो है विरोध कर रहे हैं, काली पट्टियाँ बाँध रहे हैं, उन पे भी उन्होंने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा उन लोगों को सीख लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि देश के मुसलमान देश का ही है और देश को ही वो समझ रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से कुछ ऐसे मतलबी है, कुछ ऐसे मौलवी हैं जो लगातार इस तरह से गलत जो है जिस तरह से बयान दे रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये गलत है। अखंड ये सारे सवाल जो है हम लोगों ने उनसे किया, उन्होंने सारे जवाब दिए। उन्होंने ये भी बताया कि लगातार देश जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सबसे बड़ी चीज़ राणा सांगा वाली सॉरी जो जिस तरीके से जो तवज्जो राणा वाली बात है उनको लाया गया है, कहीं न कहीं देश को जो है 16 साल के बाद अखंड न्याय मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात जो है जगदम्बिका पाल ने ये बात कही है अखंड। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 16 साल बाद अगर इस तरीके की कार्रवाई, और देखिए बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि बहुत से लोग इस तरीके से बाहर से लेकर के आना अपने देश में
इतनी बड़ी बात है तो अपने आप में एक सफलता है और बिल्कुल सही बात है कि ये लीडरशिप की ही बात है कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारी लीडरशिप मजबूत है, तभी हो सकता है कि एक आरोपी जो 26/11 का जो मुख्य आरोपी है, उसको भारत लाया गया। सबसे बड़ी बात है कि न्याय मिले, लेकिन देर से मिले तो कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, एक वर्ड कहा गया। लेकिन इस बात की तारीफ करनी होगी प्रधानमंत्री या उनके सहयोगियों की कि किस तरीके से उन्होंने एक जो आरोपी है, उसको भारत में लाने का कार्य किया। अब सबसे बड़ी बात है, ये तो पहला एक स्टेप है। इसके बाद के स्टेप अगर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाती है या कुछ ऐसा हो पाता है जिससे कहीं न कहीं ये चीज़ें निकल कर के और भी सामने आए, तब तो लगता है कि कुछ बेनिफिट्स हैं या इतनी देर में चीज़ें आई तो कहीं न कहीं भारत के पक्ष में गई। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वक्फ बिल पे जिस तरीके से हंगामा विपक्ष के द्वारा किया गया और सरकार ने बिल्कुल सही बात है कि सरकार चाहती तो उसका मैंडेट था वो बिल पास करा लेती, लेकिन उसने सदन में चर्चा के लिए दिया और तमाम जेपीसी भी की उसने ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई और जगदम्बिका पाल उसको होस्ट कर रहे थे, अध्यक्ष थे। उसके उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष के भी जो सुझाव थे उसको भी सुना गया। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल ज़रूर खड़े कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं तमाम जो मुस्लिम संगठन है और भी हैं, उन्होंने इसका समर्थन भी किया है जितेंद्र। तो कहीं न कहीं देखिए 2 राय हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी अच्छी चीज़ को भी बुरा बताते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उसका पक्ष जानते हैं और बेहतर सोचते हैं कि सरकार अगर कुछ लाई है तो उसमें कुछ बेहतर भी हो सकता है। हर चीज़ के कई पहलू होते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे जितेंद्र, बस्ती से जुड़ी खबर है क्योंकि एक एक नाबालिग बच्चे की दुखद मृत्यु हुई थी। उस मामले में किस तरीके की क्या कोई आगे भी कोई कार्रवाई की गई है उन अधिकारियों के खिलाफ? क्योंकि बहुत सारी डिमांड बहुत से नेताओं की तरफ से की गई थी, यहाँ तक कि बीजेपी के लोग भी खुल करके अधिकारियों की बात कर रहे थे, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे थे। क्या कुछ कोई नया अपडेट है उसमें? बिल्कुल अखंड जिस तरीके से जो नाबालिग बच्चे की जो मृत्यु का मामला था फिलहाल लगातार जिस तरह से देखा गया था चाहे पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें लगातार दोनों लोगों ने कार्रवाई की भी मांग थी लाइन हाजिर भी कर दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती हुई लोग नाराजगी भी उसमें जो है लोगों ने दिखाई अपनी कहीं ना कहीं ये गलत हुआ उस नाबालिग बच्चे के साथ अगर बात की जाए कि जिस तरीके से लगातार नेताओं का दौर चलता रहा बराबर जो है पीड़ित परिवार से मिलने जाते रहे लेकिन कहीं ना कहीं अखंड जो है इन चीजों मिलने जाने की वजह से कह सकते हैं या कह सकते हैं कि राजनीति की वजह से कहीं न कहीं उस पीड़ित परिवार को न्याय अखंड अभी भी नहीं मिल पाया फिलहाल लेकिन कहीं न कहीं ये भी एक चीज़ है कि जिस तरीके से लगातार लोग विरोध कर रहे थे कि पुलिस पे कार्रवाई होने का लेकिन अखंड मेरे सूत्रों के अनुसार मैं अगर बता दूँ मुझे एक जानकारी जहाँ तक प्राप्त हुई थी इस बीच में कि अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले जहाँ तक है कि लखनऊ शायद डीजीपी कार्यालय से बात की जाए या लखनऊ कहीं से भी बात की जाए बस्ती पुलिस अधीक्षक से प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात हुई है और कहीं न कहीं इस मुद्दे को भी उठाया गया हुआ है क्योंकि जो जानकारी लगी उसमें सख्त एक आदेश दिया गया कि कहीं न कहीं इसमें जाँच करें, जाँच करने के बाद अगर जो भी दोषी पाए जाते हैं, वो पुलिसकर्मी होता है या जो भी व्यक्ति होता है, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। कहीं न कहीं अखंड जो है ये निशान बिल्कुल खड़ा है कि कार्रवाई की माँग तो उसमें कहीं न कहीं ये गूँज जो है अगर बात की जाए बस्ती से लेके लखनऊ तक कहीं न कहीं ये कानों तक वहाँ पहुँच चुकी है। और नहीं अगर ना पहुँची तो शायद मेरे ख्याल से लखनऊ के जो उच्च अधिकारी हैं वहाँ के या जो शीर्ष नेतृत्व है शायद इस तरह की बातें ना होती। अखंड ये बिल्कुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात हुई क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी 2 दिन पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय गया भी था जहाँ पे पीसी की बात हो रही थी, कुछ बाइट्स भी कर रही थी लेकिन उन्हें ये जानकारी लगी कि लखनऊ से उसमें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, बात चल रही है और कुछ ऐसे थाना अध्यक्ष हैं जिनके खिलाफ लगातार अखंड शिकायतें हो रही है कार्रवाई की माँग के लिए। अखंड सबसे बड़ी चीज़ एक बात और इसमें देखी गई थी लगातार पुलिस अधीक्षक के पास में अगर बात की जाए जनता लगातार शिकायतें भी कर रही थी। अभी रिसेंटली आईबीसी ने खबर भी चलाई थी कि लगभग 37 ऐसे पुराने पुलिस कर्मचारी जो लगातार एक ही थाने पे पिछले कई सालों से बैठे हुए थे। कहीं न कहीं इनके ऊपर जिस तरीके से अभिनंदन की बात की जाए पुलिस अधीक्षक की पूर्व में मिर्ज़ापुर रहे थे तो एक उनकी बड़ी सुर्खियों में उन्होंने था कि एक थाने को पूरे थाने को ही लाइन हाज़िर कर दिया था। लेकिन कहीं न कहीं इधर बात की यहाँ बस्ती में बात की जाए तो पूरे जनपद से लगभग जो है 37 ऐसे पुलिसकर्मी थे जिन लोगों को पुलिस बस्ती अभिनंदन ने जो है उन लोगों को लाइन हाज़िर कर दिया है। इसका जानकारी यही मिल रही है कि कहीं न कहीं शिकायतें इनकी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अभी भी कुछ ऐसे लोग अखंड जो है वो तैनात है। जल्द ही कार्रवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है लेकिन ये 37 लोगों पे जिस तरीके से कार्रवाई हुई है कहीं न कहीं सवालिया निशान ये अब भी खड़ा होता है कि कहीं न कहीं पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा था जिसकी वजह से ऐसा कदम अभिनंदन को मिर्ज़ापुर के बाद बस्ती में उठाना पड़ा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि देखिए ये जो अधिकारी होते हैं, पुलिस के कर्मचारी होते हैं, ये सुधरते नहीं हैं और कारण क्या है कि जो ये पुलिस के आला अधिकारी जब उनको समझ में आता है कि इस तरीके की लगातार शिकायतें उनके खिलाफ मिल रही है, तो कार्रवाई बनती भी है जितेंद्र। और अगर एक अच्छा अधिकारी होगा तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा भी। वो मिर्ज़ापुर की बात हो या फिर बस्ती की बात हो, अधिकारियों के खिलाफ अगर कार्रवाई मिले तो उनके खिलाफ ज़रूर से कोई न कोई ज़रूर अगर कोई शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अति आवश्यकता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर शिकायतें किसी के खिलाफ मिल रही हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो उनका मनोबल बढ़ता है ना, वो तो करते रहेंगे।
लेकिन अगर ऐसे अधिकारी आए और जिनके खिलाफ शिकायतें मिले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, तो कहीं ना कहीं लोगों को डर बैठता है कि ये अधिकारी हैं, ये हमारे खिलाफ अगर कोई शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे, इसलिए सोच समझ के काम करते हैं। वैसे भी पुलिस बिल्कुल का जो अखंड। माहौल है, जो पुलिस वैसे भी जानी जाती है, जिस तरीके की उसकी कार्यशैली है, अपने आप में एक कहते हैं कि दबंग स्टाइल होता है पुलिस का। पुलिस अपने आप में एक दबंग होती है, उसको किसी का डर नहीं होता, किसी का भय नहीं होता। अगर उसका सुप्रीम बॉस उनको संरक्षण देगा, तो कहीं न कहीं उनका मनोबल और बढ़ेगा, और अगर इस तरीके से अगर सुप्रीम बॉस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जो उनके मनोबल में कुछ कमी आएगी। लगातार अगर ये डर होता, तो शायद एक नाबालिग बच्चे की मौत ना होती जितेंद्र। नहीं, बिल्कुल अखंड, जैसे अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अभी जिस तरह से देखा गया था कि जो है हाई कोर्ट ने शायद एक तलब भी किया हुआ है कि जिस तरीके उसमें कि बताया भी गया कि लगातार जो पुलिस की कार्यशैली है, कहीं न कहीं उसपे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लगातार मुकदमों की संख्या में बस्ती नहीं, पूरे प्रदेश की बात की जाए तो लगातार पिछले की अपेक्षा लगातार इस बार काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आई है। कहीं न कहीं कुछ ऐसे फर्जी मुकदमे भी चले गए हैं क्योंकि कोर्ट में जिस तरीके से ऑलरेडी इतने मुकदमे होते हैं और उनको लंबित करना, लगातार कार्रवाई करना क्योंकि जिस तरीके से बेंच देखे जाते हैं कि लगातार बैठक नहीं होते, कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसे ही हो जाता है, लेकिन मुकदमे लगातार जो बढ़ रहे हैं, अपराधियों की संख्या कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि अगर मुकदमे बढ़ रहे हैं, तो ऑलरेडी अपराधियों की संख्या भी बढ़ रही है। तो कहीं न कहीं ये निशान बिल्कुल खड़ा होता है कि हो सकता हो कि अपराध जो है ज़्यादा हो रहे हैं या अपराधी बनाए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो संख्या है मुकदमे की वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं पूरी फीडबैक की अगर बात करूँ बस्ती के पुलिस अधीक्षक की, जब से ये यहाँ पे आए हैं, फिलहाल कई ऐसे लोगों को पैरवी की बात की जाए या गुंडा एक्ट की बात की जाए या जिस तरीके से उनके आने के बाद लगातार एक के बाद एक जो है 7 से 8 जो है एनकाउंटर भी देखे गए थे। अभी रिसेंटली भी एक एनकाउंटर हुआ। कहीं न कहीं अखंड ये एक लगातार जिस तरीके से ये सामने आए हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि उनके आने के बाद कम से कम मेरे जानकारी के अनुसार उसमें अखंड 150 से 200 ऐसे लोग हैं जिन लोगों को जेल भेजा गया है। तो अखंड कहीं न कहीं जो है अपराध वाक़ई में या तो बढ़ रहा है या कह सकते हैं कि ग्राफ इसका डाउन हो रहा है। ये जाँच का विषय है, एक समझने की विषय होगा कि ये किस तरीके से अपराध को रोका जाए, क्योंकि पुलिस अधीक्षक जो अभिनंदन है, लगातार वो एक्शन मोड में भी रहते हैं, कार्रवाई की माँग भी करते हैं, खास करके अपने थाना अध्यक्षों को भी उन्होंने निर्देशित भी कर रखा है, कोई भी पीड़ित आता है हमको न्याय मिले। लेकिन कहीं न कहीं न्याय ना मिलने की वजह से ये 37 जो पुलिसकर्मी है, जो वहाँ पे पाँव जमा के बैठे थे, लगातार जिस तरीके से खबरें भी आती हैं, वायरल भी होता है कि कोई पुलिसकर्मी किसी से 5,000 रुपए की माँग कर रहा है, कोई 2,000 की माँग कर रहा है। कहीं न कहीं उनकी वजह से न्याय ना मिलने की वजह से अखंड ये सबसे बड़ी कार्रवाई बस्ती की ये मानी जा रही है अखंड। हाँ, बिल्कुल जितिन, दिक्कत ये है कि देखिए जो रंजिश के चक्कर में, प्रेम प्रसंग के चक्कर में, दोस्ती यारी के चक्कर में तमाम इस तरह की घटनाएँ घटित हो जाती हैं। ऐसे में पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़ा करना, या पुलिस किसके पास पहुँच सकती है? क्या हर जगह जाकर पुलिस रोक तो नहीं पाती है? हमें भी अपनी कुछ ज़िम्मेदारी समझनी होगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार जो अपराधों की जो संख्या में वो वृद्धि हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस खुलासा बहुत जल्द कर रही है। सीतापुर में जिस तरीके से एक पत्रकार की हत्या हो गई थी, उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, लेकिन कल उस वाले मामले में भी खुलासा कर दिया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। तो कई ऐसे मामले हैं, थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस को, लेकिन कहीं न कहीं इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं पुलिस इन अपराधियों तक ज़रूर पहुँच जा रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पुलिस को मजबूती के साथ इन अपराधियों के खिलाफ अपराध पर लगाम लगाने के लिए कोई ऐसी विशेष कार्रवाई की ज़रूरत है कि लोगों के मन में डर और भय हो सके। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी संलिप्त हैं जो अधिकारी हैं, वो जानबूझ करके ऐसे कार्य करते हैं जिससे कहीं न कहीं अपराध को बढ़ावा मिलता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जितिन। आपको एक खबर बताते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती की भतीजी के ने एफआईआर दर्ज कराई है अपने परिवार, अपने ससुराल वालों के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ। घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके परिवार वाले 50 लाख रुपए कैश की डिमांड कर रहे थे, एक फ्लैट की डिमांड कर रहे थे और पार्टी से एक टिकट की डिमांड कर रहे थे। इसको लेकर के मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने तमाम जो रिश्तेदार थे, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। सबसे बड़ी बात है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की भतीजी हैं, उन्होंने इस तरीके का आरोप लगाया घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का। कहीं न कहीं इस तरीके के जो घरेलू उत्पीड़न या घरेलू हिंसा के जो मामले आते हैं, दहेज उत्पीड़न के जो मामले आते हैं, तमाम इस तरीके की जो घटनाएँ हैं, वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और हाल-फिलहाल में जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो और परिवार, उनसे जुड़े परिवार के लोगों में, क्योंकि आकाश आनंद का जो कद घटा है, उसकी भी खबरें कहीं न कहीं उनके परिवार से जुड़ी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का ही रास्ता, पहले तो अपने समधी को बाहर का रास्ता दिखाया, उसके बाद आकाश आनंद को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो बसपा सुप्रीमो मायावती इस तरीके के फैसले के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अब उनकी भतीजी के साथ ये पूरा का पूरा घटना हुई है और लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस
उनके ये जो जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया अपने ससुराल वालों पर, उनके खिलाफ तहरीर नहीं लिख रही थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। 7 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा लिखा गया। अब आगे की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि कल जो आंधी बारिश हुई थी उसमें 22 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने, सीएम योगी ने 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो नुकसान है उसका आकलन कर रिपोर्ट शासन को भेजे, जिससे जितनी जल्दी हो सके मुआवजा किसानों तक पहुंच सके। आपको बता दें कि बहुत बिन मौसम ये बारिश थी जो कहर बरपा रही थी किसानों के ऊपर। कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई, कई जगह पे राजधानी में भी कई फीट तक पानी भर गए सड़कों पर, घरों में भी जल भराव हो गया, सड़कें पूरी लबालब भर गई और तमाम जो किसानों की जो खेती, जो उन्होंने गेहूं की फसल थी वो खेतों में पड़ी थी, वो बर्बाद हो गई। जिसको देखते हुए सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही साथ शासन को रिपोर्ट भेजने की बात अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिससे जल्द से जल्द नुकसान का अंदाजा लगाया जा सके और जो लोग हैं, जो मुआवजा है वो किसानों तक दिया जा सके। एक और आपको आखिरी खबर आपको बता देते कि छतरी राष्ट्रीय जो करनी सेना है, छतरी करनी सेना है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने अब 12 अप्रैल को एक ऐलान किया है, क्योंकि जिस तरीके से राणा सांगा को लेकर के जो रामजी लाल सुमन है, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने जो बयान दिया था उसको लेकर के जो ये विवाद है वो थम नहीं रहा। अब राज शेखावत जो कि छतरी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने 12 अप्रैल को एक विशाल धरने की बात की है। उन्होंने कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेंगे, लेकिन हमारी सरकार बात नहीं मानेगी तो ऑन द स्पॉट हम फैसला लेंगे। उन्होंने अपनी बात में कहा है कि इनकी ना सिर्फ सदस्यता रद्द हो, बल्कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी इनके खिलाफ दर्ज किया जाए और इनका भी घर बुलडोजर से गिराया जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राणा सांगा को लेकर के, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो सांसद है उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद लगातार जो करनी सेना के जो लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं रामजी लाल सुमन से माफी मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन रामजी लाल सुमन अड़िग है अपने बयान पर और वो कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। आप आज से कुछ दिन पूर्व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी रामजी लाल सुमन के समर्थन में सीएम योगी को ही कटघरे में खड़े करते हुए कहा था कि अगर रामजी लाल सुमन या फिर समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए सीधे तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उनकी ही जाति के लोग वो उनका संरक्षण प्राप्त है। तो जिस तरीके से करनी सेना लगातार रामजी लाल सुमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और लगातार एक के बाद एक कोई ना कोई बात करते हुए कह रही है कि आप हमारे जो महापुरुष का आपने अपमान किया है उसको लेकर के आप माफी मांगिए। तो लगातार करनी सेना सुर्खियों में बने रहने के लिए या फिर अपने समाज के हीरो के लिए जिस तरीके की जो भाषा का प्रयोग एक राज्यसभा सांसद के द्वारा किया गया है वो कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर रामजी लाल सुमन इस मसले पर अगर माफी मांग ले तो शायद ये पूरा का पूरा जो बवाल है, जो विरोध है, वो कहीं ना कहीं शांत हो जाता। एक और आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वकील के खिलाफ सजा सुनाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो जजों के खिलाफ जो टिप्पणी की थी उनको अशोक कुमार पांडे जो वकील है हाईकोर्ट के, उनके खिलाफ सजा उनको सुनाई है और 6 महीने के कारावास के साथ साथ उनको 2000 रुपए के जुर्माने की बात भी की है और कारण बताओ नोटिस भी उनको जारी किया और पूछा गया है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना किया जाए, क्यों ना आपको 3 साल तक प्रैक्टिस पर आपकी रोक लगा दी जाए। तो लगातार इस तरीके की जो हाईकोर्ट में जो खबरें आती थी वो आ रही हैं और हाईकोर्ट के जजेस ने एक वकील को ये सजा सुनाई है। बार बार उनसे जवाब मांगा जा रहा था तो उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया, जिसके बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूरा का पूरा फैसला सुनाया। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।